गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये चैप्टर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था 7, जिसमें हमने यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आज हम स्पीसीज़ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है हमारा स्पीसीज़। स्पीसीज़ आपने सुना भी होगा, काफ़ी टाइम पहले भी आपने स्पीसीज़ के बारे में किसी को कहते सुना होगा कि हमारे यहाँ इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, कोई कम है, ज़्यादा है, या स्पीसीज़ के नाम लेते हुए भी सुना होगा। तो यहाँ हम आपको स्पीसीज़ की डेफिनेशन बता रहे हैं कि स्पीसीज़ क्या है। वास्तव में कोई भी एक तरह के जीव जब इकट्ठे रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि इनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन जीवों की कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं का मीनिंग ये भी होता है कि कई बार दूसरी स्पीसीज़ से भी जो है वो एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन वो जो होता है वो एक अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीडिंग का मतलब यही होता है कि जो जीव रिप्रोड्यूस करने के बाद एक फर्टाइल ऑर्गेनिज़म को जन्म दे सकते हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनिज़म के ग्रुप को हम स्पीसीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पीसीज़ की डेफिनेशन प्लस इंटरब्रीडिंग क्या होती है वो यहाँ पर इस बॉक्स में समझाया गया है। तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्पीसीज़ कर लेते हैं कि स्पीसीज़ क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्पीसीज़ की डेफिनेशन है यहाँ पर, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मीनिंग मैंने अभी बताया, मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। आगे की लाइनों में आपको इंटरब्रीडिंग का जो मीनिंग है वही क्लियर किया है। वास्तव में इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है जिसमें एक ही तरह के स्पीसीज़ हिस्सा ले सकते हैं। अगर दूसरी स्पीसीज़ का एनिमल यहाँ पर कोई इंट्रोड्यूस होता है तो और वहाँ पर अगर रिप्रोड्यूस करते हैं जीव, तो वो जो प्रोसेस है वो इंट्राब्रीडिंग हो जाएगा, इंटरब्रीडिंग नहीं होगा। और इस तरीके से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर अगली लाइनों में आपको इंटरब्रीडिंग को समझाया गया है। ये जो लाइनें हैं यहाँ पर, ये इंटरब्रीडिंग को समझाया गया है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मीनिंग वही है, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म, ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ द अदर स्पीसीज। मेंबर ऑफ द स्पीसीज हैव द कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो स्पीसीज़ होते हैं, उसके जो जीव होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। फीचर्स कह सकते हैं हम उनके कि जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसी तरह के जो जितने भी हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, जिसमें एक ही तरह के सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको हम स्पीसीज़ कहते हैं। और साथ में ये भी कंडीशन है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कर लेते हैं। इससे पहले आपको एक एक्टिविटी बताई गई है कि आप अपने एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज़ को आप लिस्ट बना सकते हो सकता है कि आपके यहाँ कोई इस तरह की कोई स्क्विरल पाई जाती हो, या फिर कोई लिजर्ड, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको इंसेक्ट्स पाए जाते हों। तो अगर आपको लगता है कि ये कहीं और नहीं पाए जाते, तो उनको आप इस लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पहले भी कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हमने डेफिनेशन की है। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ किस तरीके से यूज में ली जाती है, और वहाँ पर कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड हैं और कौन कौन सी प्रोहिबिटेड हैं। साथ में कुछ एनिमल्स के नाम भी बताए हैं कि जिनमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम उनको प्रिजर्व करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि जैसे कि हम चैप्टर डिस्कस कर ही रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो एक विज़िट है, जिसमें कि प्रोफेसर अहमद और 2 बच्चे, साथ में एक कोई फॉरेस्ट का भी बच्चा है तेबू, वो सब जो हैं विज़िट कर रहे हैं। तो उसी के थ्रू यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आ जाती हैं, क्योंकि पंचमई बायोस्फीयर रिज़र्व जो है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो वहाँ पर
आगे जो बताया है, यहाँ पर बच्चे जो विज़िट कर रहे हैं उनको अचानक से कोई बोर्ड दिखाई देता है जिसपे पंचमई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर अहमद उनको बताने लगते हैं कि जो कुछ एक्टिविटी हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोहिबिटेड हैं, पनिशेबल हैं, यानी कि अगर उनको कोई व्यक्ति वहाँ पर करता है तो वो पनिशेबल एक्ट होगा। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं हम मार्क कर लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, किलिंग, पाउचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जर्नल, स्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ ऑल सच प्लेसेस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। ये बातें रिपीट हो रही हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की कंडीशन अवेलेबल करवाई जाती हैं कि वहाँ पर सभी तरह के एनिमल्स जो हैं वो अपना हैबिटेट ही समझें उसको, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, हम इनको बनाते नहीं हैं, ये फॉरेस्ट एरियाज़ ही होते हैं जिनको कवर करके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देते हैं। साथ में इन्होंने बताया है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो एक्टिविटीज़ हैं लाइक ग्रेजिंग देयर लाइव स्टॉक, यानी कि अपने एनिमल्स को वहाँ पर घास चराने के लिए लेकर जा सकते हैं, और मेडिसिनल प्लांट और फायरवुड के लिए कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। उसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो कि यहाँ पर पंचमई जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, रिनोसिरस, ये सारे यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं। इसके अलावा हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनकी लैंडस्केप के बारे में बताया है आपको, यानी कि यहाँ पर जो लैंड का एरिया है हमारा वो कैसा है। उसमें सभी तरह की लैंड यहाँ पर इंक्लूड होती है, डेल्टाज इंक्लूड होते हैं, फॉरेस्ट इंक्लूड होते हैं, हमारे जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो उसी के बारे में आपको ये लास्ट की लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद बताया है कि इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी, यानी कि हम कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी हम ये कहेंगे कि प्रोटेक्शन के बाद भी आसपास के कुछ नेबरहुड में रहने वाले लोग जो हैं इस तरह के अपराध करते हैं कि वो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको पकड़ते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, उनकी जो है उनके हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत ही हम ये कहेंगे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड जो लाइफ है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है वो भी हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। बाद में आपको कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसे तो जू भी होते हैं ना जहाँ हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ज़ू में। तो आप सबको पता है कि जो जू हैं वो छोटे एरियाज़ में होते हैं, प्लस वहाँ पर जो एनिमल्स रखे जाते हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, वहाँ उनको केजेस में रखा जाता है। और एक जो पॉइंट है वो हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पर जो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है वो एनिमल्स को जो ह्यूमंस हैं, वहाँ के वर्कर्स हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें यार हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर किसी को कोई फूड प्रोवाइड नहीं करवाता। वहाँ पर के जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड को खुद ही फाइंड करते हैं या खुद ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप आसपास के जू में जाकर ये काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पर काम कैसे हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम ये सारे पॉइंट्स मिलाकर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क के बारे में उतनी ही डिटेल से बता रहे हैं जितनी डिटेल से हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बताया है। जो नेशनल पार्क हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के कंपैरिजन में छोटे एरियाज़ होते हैं, और वहाँ पर हम उन एनिमल्स को ही प्रोटेक्टेड करते हैं जो बिल्कुल बहुत हम ये कहेंगे कि एंडेंजर्ड हैं, या कम हम ये कहेंगे कि उनकी जो काउंट है वो कम रह गई है, ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए
यहाँ पर जो दूसरी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इनको अलाउड नहीं हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि हम पूरे इकोसिस्टम को, हम एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, पहले हम इकोसिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आगे का चैप्टर करेंगे। इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग सभी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि मान लो एक गार्डन है, ठीक है। गार्डन में आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो उगते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो बड़े होते हैं, और उसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हैं सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, और हमारे जो एयर है वो भी इंक्लूड है। तो जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि एयर, सनलाइट, एयर, सॉइल, वाटर, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लेकिन उनकी मदद से एक लिविंग थिंग जो है वो डेवलप हो रही है, वो हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। प्लांट्स डेवलप होने के बाद जो प्लांट्स हैं वो किसके काम आते हैं, वो हम सब ऑर्गेनिज्म के काम आते हैं। जो प्लांट्स हैं उनको हर्बीवोर खा जाते हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खा जाते हैं, मीन्स ये एक फूड चेन बनाते हैं। अब जब आपको पता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है एक बार अगर डेवलप होता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, तो उसकी डेथ भी होती है। तो जब इन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि ये डिग्रेड भी होने ज़रूरी है। आपने पढ़ा था चैप्टर में 6th क्लास में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें पढ़ी थी। जो बायोडिग्रेडेबल सारी वो चीज़ें होती हैं जो कभी न कभी किसी लिविंग पार्ट का हिस्सा रही हों, उनको हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये कहाँ फिर से जो है वो सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए हम कहेंगे इनको डिग्रेडेशन होने की ज़रूरत है, और इनके डिग्रेडेशन होने में मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वापस से क्या कर दिया, फिर से सॉइल बना दी, और फिर से प्लांट्स का जो सर्कुलेशन है, या हम ये कहेंगे कि साइकिल है, वो चलता रहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और जो बाकी के लिविंग थिंग्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है। इस तरह का जो मेंटेन सिस्टम है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हम नेशनल पार्क की बात कर रहे थे कि नेशनल पार्क में जो इकोसिस्टम है, हम पूरे इकोसिस्टम को ही हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ के फ्लोरा है, फूना है, लैंडस्केप है, वहाँ के जो हिस्टोरिक एरियाज़ हैं उसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सतपुरा नेशनल पार्क का। सतपुरा नेशनल पार्क जो कि एक पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व में ही है। बच्चे जो क्योंकि विज़िट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर ये सतपुरा नेशनल पार्क तक पहुँच गए हैं, और अब यहाँ सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सतपुरा नेशनल पार्क में यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो हम ये कहेंगे कि टीक के जो फाइनेस्ट इंडियन टीक के जो पेड़ पाए जाते हैं वो यहाँ पर सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और भी जानकारी दी गई है यहाँ पर कि हमारे इंडिया में लगभग 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, जबकि ये जो है ये हमारी पुरानी जानकारी है। हाँ, तो आप जो बिल्कुल सही जानकारी है कि हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, यह पता लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका ये नेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हमने क्या करना है, ये एक सतपुरा नेशनल पार्क में ही शेल्टर केव्स के बारे में बताया है कि वहाँ पर कुछ शेल्टर केव्स हैं। क्या कौन कौन से शेल्टर केव्स हैं उसके बारे में बताया आपको। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, यहाँ पर बताया है कि सतपुरा नेशनल पार्क में बहुत सारी केव्स हैं जिनको हम रॉक शेल्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर इनका जो नंबर है वो 55 है। साथ के साथ अब आप कहोगे जी सतपुरा नेशनल पार्क में अब केव्स कहाँ से आ गई, तो ये केव्स वास्तव में तब की हैं जब कोई, हम ये कहेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती थी, जो आदिवासी लोग थे या शुरू में कभी कोई लोग यहाँ पर रहे होंगे, तो उनके जो हमें यहाँ पर प्रूफ मिलते हैं कि वहाँ पर ये रहे होंगे, तो उसके प्रूफ ये हैं कि हमें ये केव्स हैं, इनके अंदर पेंटिंग्स हैं,
और वो पेंटिंग्स किसकी हैं? वो पेंटिंग्स फाइटिंग की हैं, हंटिंग की हैं, डांसिंग की हैं और प्लेइंग म्यूज़िक की पेंटिंग भी हैं, जिससे हमें वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है या कि वो लाइफ स्टाइल है वो पता चलता है कि वो कैसे रहते थे। तो यहाँ से आप रॉक शेल्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने लोग रॉक शेल्टर्स हैं और जो हमारी पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर किस किस चीज़ की हैं। तो रॉक शेल्टर के बारे में आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व में या सतपुरा नेशनल पार्क में यहाँ ये चीज़ें हैं। और उसके बाद ये हैं यहाँ पर एनिमल्स, मैन, फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर इन दीज पेंटिंग्स। यहाँ पर ये पेंटिंग्स के बारे में ये पैराग्राफ हो गया और रॉक शेल्टर के बारे में ये पैराग्राफ हो गया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर एक हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है कि जो कि सतपुरा नेशनल पार्क में ही हम ये कह रहे हैं कि वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हमारा मेन मोटो या ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर का है वो है टू प्रिजर्व एंड मेंटेनेंस द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। हम ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इनकी जो नंबर हैं वो घट रहे हैं और वो इतने कम हो रहे हैं कि हमें ये डर है कि ये खो ना जाए, मीन्स एक्सटिंक्ट ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाएं। इसलिए हमें इनको प्रिजर्व करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। सिर्फ यहाँ पर यही 2 लाइनें हैं जिनको आपको याद करना है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको और यहाँ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।